Hello everyone and welcome this video for Political Science UP PCS LT Grade and GIC। इसमें हम लोग कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके PYQ एंड MCQ, जिसको आपके आएंगे शॉर्ट एग्जाम फोकस्ड होंगे, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। कुछ MCQs होते हैं जो लेट किए जाते हैं, जो फ्यूचर एक्सेप्टेड क्वेश्चन के रूप में ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं वीडियो पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस में यूजी नेट TGT PG असिस्टेंट प्रोफेसर से सभी तैयारी कराई जाती है, जिसको आप वॉच कर सकते हैं वीडियोस को भी, और अपना एक फीडबैक भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपको अगर इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, पॉलिटिकल मंत्रा। वहाँ पे सभी प्रकार के आपके नोट्स, अपडेट्स एंड डिस्कशन आपके अवेलेबल रहते हैं, क्विज़ेस भी होती रहती हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं, थोड़ा रैपिड फायर में चलते हैं। थोड़े क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन होगा, थोड़े क्वेश्चन रैपिड फायर के साथ चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका GV मावलंकर। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। केश हेगड़े भी आपके अध्यक्ष रहे उनके बाद में। IMA अंगर जस्ट उनके बाद बनते हैं सेकंड नंबर पर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। कुछ क्वेश्चन आपके इजी होंगे जो आपने पढ़े होंगे एक दो बार, बट जो क्वेश्चन आपको लगता है थोड़ा ट्रिकी होगा, मैंने उसके लिए एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है। हु रोड द बुक ऑन रेवोल्यूशन। थोड़ा इन क्वेश्चन के बारे में थोड़ा देखते चलते हैं। जैसे ऑन रेवोल्यूशन जो बुक लिखी है आपकी, हन्ना अरेंट, व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स, एडमंड बर्ग। क्वेश्चन के आंसर भी आप दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, और इसका जो आंसर होगा वो होगा हन्ना अरेंट। ऑन रेवोल्यूशन जो बुक लिखी है वो हन्ना अरेंट ने लिखी है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हन्ना अरेंट के बारे में। इन्होंने एक्शन को सबसे महत्वपूर्ण दिया है जगह पे, लेबर वर्क एक्शन में। कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, लेबर वर्क एक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है। याद रखना, लेबर वर्क और एक्शन। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो एक्शन इनके हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अधिनायकवाद के बारे में लिखा है, इनकी बुक है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म 1951। ये आपको याद रखना है। द ह्यूमन कंडीशन, ये भी आपको बुक्स, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं बट आपको 2-3 बुक्स अच्छे से पता होनी चाहिए। इन्होंने क्रांति के बारे में लिखा है, शक्ति के बारे में लिखा है। थोड़ा थोड़ा आप डीपली पढ़ सकते हैं, बट इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए कि हन्ना अरेंट ने किस किस के विषय में लिखा है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये इस बुक का फ्रंट पेज टाइप का है कि इस बुक को आपको याद रहे थोड़ा सा, आप जब देखते निकलते हैं किसी चीज़ को तो एक बार थोड़ा सा मेमोरी रिटेंशन रहती है। तो ऑन रेवोल्यूशन को आप थोड़ा सा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द नेम सिमाइन द बिहेवियर। नाम निम्नलिखित में किससे जुड़ा हुआ है, तो एसोसिएट किससे है। तो आपको अगर थोड़ा सा भी आप फेमिनिज्म को थोड़ा पढ़ा होगा इन द पॉलिटिकल साइंस सेगमेंट में, तो आता है इसमें लहरें बनती हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड वेव, थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव। फोर्थ वेव आपकी मीटू मूवमेंट से स्टार्ट मानी जाती है। फर्स्ट वेव इन द उदारवादी सेंस में चलता है। सेकंड वेव जो आपकी है वो आपके रेडिकल वे में है। थर्ड वेव थोड़ी सी रेडिकल से एबव इसे कह सकते हैं, उसमें भी क्लासिफिकेशन करके चली। और फोर्थ ले मैंने जैसे बताया हैज़ टू मूवमेंट, मी टू मूवमेंट के साथ चालू होती है। तो सिमोन दे बिहेवियर जो आपकी जुड़ी हुई है, रेडिकल इस्लामिज्म नो, अनार्किज्म नो, इन्वायरमेंटलिज्म नो, दिस इज द फेमिनिज्म। वो भी कौन से फेमिनिज्म से आप जानते हैं, रेडिकलिज्म। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इनके बारे में 2-3 कोट, आप 2 कोट तो याद कर ही लीजिए और बुक्स भी याद कर लीजिए, पूछी की एग्जाम में है। जैसे कि उनका जो फेमस कोट है, साइमन दी बुआ का, तो महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। दिस इज द सेंस, मतलब महिलाओं का जो रहन सहन, कपड़े, सोच, वो हम लोग सोसाइटी ही ईजाद करती है। तो इसलिए बताया जाता है महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती हैं। द सेकेंड सेक्स 1949, द पर्सनल इज पॉलिटिकल। जो इनकी बुक्स हैं वो आप याद कर सकते हैं, द सेकेंड सेक्स एंड द पर्सनल इज पॉलिटिकल। उसके साथ में हम लोग पढ़ते हैं उग्र नारीवाद को। क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन कभी कभी आपसे फैक्चुअल नहीं, स्टेटमेंट टाइप में पूछ सकता है। व्हाट इज द उग्र नारीवाद, रेडिकलिज्म इन द फेमिनिज्म में। तो उग्र नारीवाद निजी जीवन में समानता के समर्थक है। देखिए अगर सिंपल समझना चाहें, उदारवाद जो नारीवाद था वो चाहता था कि बराबर रहे, मतलब कि पुरुष और महिला बराबर है। बट ये चाहता है कि उग्र नारीवाद की जो सेंटर इन द ह्यूमन, मतलब एक पुरुष की जो है ना, उससे भी ज़्यादा एक प्रकार से। तो निजी जीवन में समानता के समर्थक है। नैतिक, वैधानिक, राजनैतिक व आर्थिक समानता आवश्यक लेकिन पर्याप्त नहीं है। नारीवादियों ने पितृसत्तात्मक सत्ता का विरोध किया, इसे कहते हैं पैट्रियार्कल। पितृसत्ता का अभिप्राय होता है सार्वजनिक क्षेत्र पुरुषों का होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन निजी एवं घरेलू क्षेत्र महिलाओं को दे दिया गया। महिलाएं इस निजी एवं घरेलू क्षेत्रों में भी पुरुषों के अधीन हो जाती हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में पुरुष डोमिनेट कर रहा है, घर के क्षेत्र में पुरुष को महिलाओं को डोमिनेट कर रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बात रखने की कोशिश की है कि आप दोनों जगह पर कर रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं पब्लिक इज पॉलिटिकल, पर्सनल इज पॉलिटिकल। महिलाओं के सामने ना नाम होने किसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ नो नेम, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। पहचान के संकट के बारे में,
घरेलू श्रम का कोई मूल्य नहीं कि जो हाउस में वर्किंग में मतलब जैसे हाउस कहते हैं हाउस मतलब हाउस के अंदर जो वर्क करने वाले उनका कोई वर्किंग मतलब एक्सपेंस नहीं है, उनका कह सकते हैं कोई अमाउंट वैल्यू नहीं जज की जाती है। एक होती है जैविक संकल्पना, एक होती है जेंडर, यानी कि सेक्स बाय मतलब आप लड़की होंगे लड़के होंगे ये तो ठीक है, बट आपका जेंडर जो सांस्कृतिक संकल्पना ये महिलाओं को करना चाहिए पुरुषों को करना चाहिए। ये सांस्कृतिक संकल्पना जो हम लोग बनाते हैं वो मतलब पितृसत्तात्मक सत्ता द्वारा होती है, ऐसा कहना उग्र नारीवाद का। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट में दे दे कि उग्र नारीवाद उदारवाद नारीवाद से क्या संबंधित हो सकते हैं, तो आपको पता होने चाहिए। और एक टॉपिक आप बनाते जाइए मेरी वीडियोज़ में, तो आप देखते जाएंगे कि मैं टॉपिक बताता जाता हूँ। जैसे कि आपसे अध्यक्ष क्वेश्चन पूछता है, आपसे पूछेगा फेमिनिज्म से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, तो आपको एक लिस्ट बना लीजिए कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं। यहाँ क्वेश्चंस की हो सकती है प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा, तो आपके सभी एग्जाम में फ़ायदा करेगा, बट आपको थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी तरफ से उन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। हम लोग वीडियो उसके ऊपर भी लाएंगे, कॉन्सेप्ट पे भी, बट तब तक के लिए तो अपना तैयारी अपने अकॉर्डिंग कर ही सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज डायड इन ऑफिस। अब देखिए थोड़ी सी वीडियो में स्पीड ज़्यादा हो सकती है बिकॉज एग्जाम नज़दीक है, इस वजह से। राष्ट्रपतियों में किसकी पद पर मृत्यु रहती होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा क्योंकि दो ही लोग ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुई है, और थोड़े थोड़े क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते रहे हैं कि पहले कौन हो सकते हैं बाद में कौन से हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद एंड बीडी जद्दी। तो अब इसका जो आंसर होगा वो होगा बी और डी, यानी दो ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। इसे आप नोट कर लीजिएगा, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो जाकिर हुसैन का 67 69 एंड 74 to 77, यानी कि फर्स्ट में जाकिर हुसैन हो जाएंगे और फखरुद्दीन अली अहमद सेकंड नंबर पे। अब थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वाज सेट अप इन विच ईयर। तो 1982, 1995, 1994 एंड 1989। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1992। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। इसका लेने का रीज़न ये था कि क्वेश्चन कभी कभी डीप में इससे पूछ सकता है कि फैक्ट में कि इससे रिलेटेड और कुछ फैक्ट आ जाएं, तो आपको पता होने चाहिए। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू भारत सरकार का एक स्टैचुटरी बॉडी है, यानी सांविधिक न्याय। ठीक है, जिसकी स्थापना जनवरी 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कौन सा था ये आपको याद रखना है, 1990 था। स्थापना जनवरी 1992 में होती है। और ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आपसे कौन सा निकाय है, तो सांविधिक यानी कि एक्ट है, मतलब जैसा संविधान में नहीं वर्ड है बट नॉर्मली आपका एक्ट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। स्थापना उद्देश्य क्या थे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1992 हो गया। संसद के एक अधिनियम द्वारा पारित होगा। उद्देश्य क्या क्या है, महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना। उसके बाद महिलाओं को प्रभावित करने वाली सभी नीतिगत मामलों की जांच करना, शिकायतों का निवारण करना और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। ठीक है, फिर एनसीडब्ल्यू की जो कंपोजिशन होती है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो दो तीन क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे बता दिए, जिसमें मैंने हाईलाइट किया, इसका समझ लीजिए मतलब जैसे हाईलाइटेड पार्ट है, ये तो पूछा ही जा चुका है। अब पूछ सकता है कि सांविधिक निकाय, ठीक, संसद के अधिनियम द्वारा पारित। जितना मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ समझ लीजिए वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है एग्जाम में, बट आपको बस एक्सप्लेनेशन के थ्रू बताने का ये है, मतलब कि आप याद कर सकें उस चीज़ को। तो इसमें पूछा था 7 सदस्य, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना था। एक अध्यक्ष होगा, इन्हें महिलाओं के हितों के प्रति समर्पित व्यक्तियों से नामित किया जाता है। 5 सदस्य कौन से होते हैं, जिन्हें कानून या विधान, ट्रेड यूनियनवाद, प्रबंधन, महिला स्वैच्छिक संगठन जैसे हम लोग कहते हैं एनजीओ, महिलाओं के रिलेटेड, प्रशासन, आर्थिक विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा या सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों का अनुभव हो। शर्त क्या होगी, कम से कम एक ये पूछा सकता है, कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति का होना चाहिए, कम से कम एक एसटी जाति का होना चाहिए, मतलब सभी का पार्टिसिपेशन बराबर रहे इन द कंपोजिशन में। ठीक है, मेंबर सेक्रेटरी बनते हैं, इन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। सचिव सचिव को क्या क्या प्रबंधन, संगठनात्मक संरचना या समाजशास्त्री आंदोलन के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए, या सिविल सेवा का अधिकारी भी हो सकता है। तो समुचित मतलब उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होती है, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए पद धारण करते हैं, तो यानी कि जितने भी होते हैं 3, ठीक है, और दोबारा नियुक्ति नहीं होती इनकी। तो चीज़ें थोड़ी याद करने वाली होती हैं फैक्ट में, बट अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों की, या वीडियोज़ को आप दोबारा रिवाइंड करके या 2-3 बार देख लेंगे, तो आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। अब आपसे क्वेश्चन एक फेमस, बहुत ही क्वेश्चन मतलब अधिकतर एग्जाम में पूछा जाने लगा है। इन विच ईयर द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन वाज अडॉप्टेड। महिलाओं के विरुद्ध जो सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया, तो आपका जो था ये वर्ष 1979 था। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा यूएनजीए द्वारा अपनाया गया था। एक आप रख सकते हैं ऑल इंडिया
वुमेन कॉन्फ्रेंस इन 1927, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि AIWC कब मतलब बनी थी, तो 1927 में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा। अब आता है सार्क केम इनटू, सार्क की स्थापना कोई, सार्क से भी क्वेश्चन काफ़ी हद तक पूछ लेता है, डेट से पूछ लेता है, मीटिंग्स जो उनकी होती रहती हैं शिखर सम्मेलन टाइप के वो पूछ सकता है, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ था, किस जगह उसका सेंटर है ये भी आपसे पूछ सकता है, उनके महासचिव कौन है वो भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो बहुत सारे डायमेंशन है सार्क के। तो जो सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सार्क के बारे में। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसे दक्षेस भी हम लोग कह सकते हैं। कब हुई थी फॉर्मेशन, 8 दिसंबर 1985 को, काठमांडू नेपाल इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। टाइप है इसका रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, क्षेत्रीय, ठीक है ये। और मोटो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए। तो पहला हमें याद रखना है इसमें, देखिए क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है। डेट से पूछा गया, हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल, ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, टाइप क्या है रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर क्षेत्रीय संवाद वाला है, मोटो है डीपर इंटीग्रेशन एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। मेंबर कंट्रीज आपसे पूछी जाती हैं और ऑब्जर्वर कंट्रीज पूछी जाती हैं। तो मेंबर कंट्रीज आपकी हो जाएंगी अफगानिस्तान, ज्वाइंट इन 2007, यानी उससे पहले मेंबर कौन कौन से रहे, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। यानी जो दक्षिण साइड मतलब साउथ ईस्ट एशियन वाला जितना क्षेत्र है उससे जितने भी कंट्रीज हैं, एक ध्यान रखना अफगानिस्तान बाद में ज्वाइन हुआ। ऑब्जर्वर कंट्रीज आप याद कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान है आपका, जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार है, साउथ कोरिया है, यूनाइटेड स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, या तो 2-3 स्टेट दे देगा आपसे मिक्स करके पूछ लेगा ये है या नहीं ऑब्जर्वर कंट्री। तो 9 कंट्रीज आपकी जो है वो ऑब्जर्वर में आती हैं, ठीक है, 8 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। आपको याद रखना पड़ेगा ये चीज़ कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया जो बना था वो कब बना और इफेक्टिव कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट किस वर्ष लागू किया गया और किस वर्ष वो आया था। तो साइंड हुआ था 2004 में एंड 2006 में लागू हुआ 1 जनवरी 2006 को। इसका मतलब ये होता है कि एक एरिया में कुछ आपके फ्री ट्रेड मतलब कि बिल्कुल तो नहीं, मतलब जीरो हो सकता है हर चीज़ पे, कुछ वस्तुओं पे फ्री होगा, कुछ पे 5%, कुछ 10% टैरिफ लगाया जाता है। शार्ट डेवलपमेंट फंड SDF बना आपका 2010 में, फाइनेंसिंग रीजनल प्रोजेक्ट्स एंड सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल सेक्टर के लिए बनाया गया था। स्पेशलाइज्ड बॉडी आपको पता होनी चाहिए जो सार्क की है, जैसे कि शार्ट डेवलपमेंट फंड भूटान में है आपका, एग्रीकल्चर सेंटर बांग्लादेश में है, डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंडिया में है, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर आपका इंडिया में है, और एनर्जी सेंटर आपका पाकिस्तान में है, और ट्यूबरक्लोसिस सेंटर नेपाल में बनाए गए। तो ये कुछ हेडक्वार्टर्स उनके बनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रीय रीजन में, वो आपको पता होने चाहिए। तो हम लोगों ने सार्क के बारे में देखा और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा सकते हैं। बॉडीज़, महासचिव, ईयर ऑफ फॉर्मेशन आपका हो गया, उसके साथ में आपसे पूछा जाएगा ऑब्जर्वर कंट्रीज, मेंबर कंट्रीज, लास्ट कौन सी ज्वाइन हुई, तो आपकी सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, फैक्ट बेस नहीं है, कि भारत में संसद की भूमिका या कार्यों के बारे में सही कथन आपको बताना है। ये रहा आपका इंग्लिश वर्जन, ये रहा हिंदी वर्जन, ठीक है, दोनों आप पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं संसद की भूमिका क्या हो सकती है। एक तो हो सकती है आपकी कानून बनाने के लिए, सार्वजनिक धन के व्यय की निगरानी करने के लिए, सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना, विपक्ष पर नियंत्रण रखना और शिकायतों के व्यक्ति का मंच होना। तो आप देखेंगे एक तो विपक्ष पर नियंत्रण करना, अगर थोड़ा सा आप पढ़ रहे होंगे तो विपक्ष पर नियंत्रण करना ऐसा तो कोई सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद की भूमिका तो डी आप रिमूव कर सकते हैं, डी डी डी, तो ABC आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए एक करने से एलिमिनेशन से सारी चीज़ें सही हो रही, बट आप देखेंगे टू लेजिस्लेट तो काम करती है पार्लियामेंट हमारी, मॉनिटर करती है एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक फंड्स के लिए, होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर इस एक्शन के लिए, क्योंकि वो प्रत्युत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, ठीक है। उसके बाद में चेक ऑन ऑपोजिशन तो नहीं करती है, टू बी फॉर्म ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीवेंस पे, यानी कि आपकी शिकायतों के व्यक्ति का मंच होती है आपकी, ठीक। ये चीज़ें आप नोट में कर लीजिए अगर नहीं पता है, क्योंकि आपको पढ़ के जाना पड़ेगा इन द कॉन्सेप्ट बेस में कि हमारी संसद की क्या क्या वर्किंग में आती हैं चीज़ें। अगला क्वेश्चन है आपकी बुक से रिलेटेड, बहुत क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि बुक्स आपकी जल्दी याद नहीं होती, तो बार बार आप जब चीज़ें रिवाइज करेंगे तो बुक्स जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हु रोट द बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, जॉन मैनार्ड कीन्स, मिल्टन फ्रीडमैन, राजकुमार मित्तल या थॉमस हॉब्स। देखिए ये बुक लिखी गई है जॉन मैनार्ड कीन्स के द्वारा, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। थॉमस हॉब्स को हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक एंड जे रूसो को, इन्होंने लेवियाथन बुक लिखी, और लेवियाथन में उन्होंने ऐसा बताया कि एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो उस पार्टी का सदस्य नहीं होगा
वो अलग से होगा, ठीक है, एक थर्ड पार्टी होगा उसके साथ में। और इन्होंने जो व्यक्ति का चरित्र किया है थोड़ा सा कह सकते हैं नेगेटिव पर्सपेक्टिव में दिया है। इन्होंने कहा है कि भय और मैं जुड़वा मतलब बच्चे थे, तो इस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे दिए हैं। मतलब अब थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं तो यहाँ से बता के वीडियो को आगे बढ़ा दूंगा, बट अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से रिलेट करती हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स की बुक है आपकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये क्लासिक वगैरह फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स के लिए। और इसको पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जब हम जानते हैं कि उदारवाद जब हम पढ़ के आते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जब सरकारों ने लागू करने की कोशिश की वेलफेयर स्कीम, तो जॉन मैनार्ड कीन्सवाद जिसे हम लोग कहते हैं वो बहुत ही फेमस हुआ उसमें कॉन्सेप्ट। इन्होंने रिपोर्ट्स दी और उसके हिसाब से ब्रिटेन और यूएसए में काफ़ी सारी कल्याणकारी गतिविधियाँ चलाई गई, जिसको बाद में रोनाल्ड रीगन एंड थैचर ने उसको समाप्त करके लिबरलिज्म को दोबारा लेकर आए, जिसे कहते हैं न्यू राइट थ्योरी के रूप में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर यूथांड अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। यूथांड को किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नियुक्त किया गया था। यानी कि आपके जो त्रिगवेली, डैगहैमर और यूथांड जो आपके आते हैं सेक्रेटरी में, 9 सेक्रेटरी, उनमें से आपसे एक पूछा है कि इनकी नियुक्ति हुई थी 1961 में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक चीज़ कि आपको याद करनी है फैक्ट। बट आपको मैं बता रहा हूँ ये सोर्स है एनसीईआरटी का, यूएन सेक्रेटरी के बारे में बहुत अच्छा चैप्टर दिया हो, आप जाके पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को। मैं हमेशा जोड़ देता हूँ इन द ऑफिशियल में कि आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखी होती हैं, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए अच्छी होती हैं। जैसे आपको जो फैक्ट मिलता है, पेपर बनता कहाँ से, पेपर कोई गाइड से नहीं बन रहा है, कोई यूट्यूब वीडियो से नहीं बन रहा है, मैं मानता हूँ। बट आपको जो पेपर बनता है वो एनसीईआरटीज हो गई, रेफरेंसेस बुक हो गई, यूनिवर्सिटी जो इशू करते हैं वो उससे बनता है। तो जैसे ये एनसीईआरटीज मैंने भेज लिया कि ट्रैक वैली, डैगहैमर, यूथांड, कोटबाल्डेम, जेवियर पेदोक्योरास, बुतरस बुतरस गाली, कोफी अन्नान, बान की मून, एंटोनियो गोटेरस जो हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ और स्क्रीन पॉज करके आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जैसे आपको त्रिवेली से पूछे तो 1946 में बने थे, ठीक है। डैग हैमरशोल्ड 53 एंड यूथान 61। अब ये तीन तो आपको कैसे पता होना चाहिए। एक पूछा गया आपका त्रिवेली किस देश से रिलेटेड थे, तो नॉर्वे से थे। और एंटोनियो को पुर्तगाल के हैं। ये कुछ चीज़ें करंट के और प्रथम पूछा जा सकता है कि, तो आपको याद रखना है ये चीज़ें आपकी हैं। दोबारा आपको एक चीज़ पता होना चाहिए जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पूछ सकता है कि स्वेज नहर से जुड़े विवादों के लिए कौन थे, तो डैग हैमरशोल्ड थे। और इन्हें मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो आपको ये याद रखना है कि दो लोगों को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। एक तो है आपके डैग हैमरशोल्ड और एक आपके हैं कोफी अन्नान। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा नोबेल शांति पुरस्कार। अब इनको मिला है इनके मरणोपरांत मिला है, ठीक है। और इनको मिला है आपके मतलब नॉर्मल, मतलब तो आपको पता होना चाहिए। यूथांट आपका हो जाएगा क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान के लिए। कोटबाल डैम थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो को मैंने मना खींच के आपके अच्छे से बता देता हूँ जो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। बुतरस बुतरस गाली को आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट इन्होंने दी थी। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र महासंघ का अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ की असफलताओं के लिए आरोप भी इन पे लगते हैं, ठीक है। और उसके साथ कोफी अन्नान को याद कर सकते हैं, 2005 में मानवाधिकार परिषद की शांति और संस्थापक रहे हैं। एड्स, टीबी, मलेरिया लड़ने के लिए वैश्विक कोष भी इन्होंने बनाया था। और जो इराक में हमला किया था अमेरिका ने, उससे रिलेटेड इन्होंने अवैध भी करार दिया था कोफी अन्नान ने। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी इससे। और जब हम लोग बान की मून की बात करते हैं तो एशियाई के सेकेंड एशियाई रहे हैं। और उसके साथ में एसडीजी को, क्योंकि एसडीजी 2015 में आया था तो उसको लागू करने पर इन पर बहुत ध्यान दिया। उसके बाद हम लोग गुटेरस को पढ़ते हैं। यूनाइटेड, अब देखिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी इनकी मतलब रहे हैं 2005-2015 तक। फिर सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रहे हैं 1999 लेकर 2005 तक। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो दो तीन चीज़ें आपको लास्ट वाले तो पता होनी चाहिए। ये पता चलना चाहिए 9 हो चुके हैं अभी तक, ये क्या क्या पद पे रह चुके हैं। और तो ये चीज़ें आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछी जाती हैं। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित तथ्यों और विचारों को सही उत्तर चुनना है आपको। अब पूछ रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935 को आपको बताना है कि जो 5 आपको दिए गए हैं उसमें से क्या क्या था उससे रिलेटेड। तो एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान करना, वर्मा को भारत से अलग करना, उड़ीसा और सिंध के दो नए प्रांत बनाना, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई। तो आप ये समझ लीजिए मुसलमानों की जो निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, हम लोग जानते हैं वो 1909 से आया था, जिसे कहते हैं मार्लियामेंटो सुधार। उसके साथ में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना 1919 के अधिनियम से होने की थी। तो दो तो आपके रिमूव हो जाएंगे, डी डी, ठीक है। ई तो आपका ए बी सी आपका सही होगा, ए बी सी।
ये इंग्लिश वर्जन है। प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट सेपरेट बर्मा फ्रॉम भूटान एंड द क्रिएटेड 2 न्यू प्रोविंसेस ऑफ ओडिशा एंड सिंध। आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये 3 प्रावधान थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले होता है फेडरल स्कीम लाने का प्रयास किया गया यहीं से, जिसे हम लोग कहते हैं संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय सरकार, इसे कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रस्ताव किया गया था। इसमें राज्यों और प्रिंसली स्टेट को शामिल करने की योजना की। हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, इसलिए संघीय व्यवस्था कभी लागू ना हो सकी। तो ये इन द फॉर्म ऑफ यूके गवर्नमेंट ने लाने का प्रयास किया कि यहाँ फेडरल में स्कीम लेकर आएंगे 1935 थ्रू, पर ऐसा लागू नहीं हो सका, पहला। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता 1919 के अधिनियम में दायर की प्रणाली को केंद्र से हटाकर प्रांतों में समाप्त कर दिया गया। प्रांतों को ऑटोनोमस गवर्नमेंट का दर्जा मिला। प्रांतीय मंत्री परिषद में विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बन गई। और यह सुधार भारतीय स्वशासन की दिशा में बड़ा कदम था। होता क्या था कि उससे पहले जो था वो दोनों जगह मतलब लग गए थे कि आपका द्वैत शासन इन द सेंट्रल लेवल एंड द प्रोविंस लेवल, इसको समाप्त करके सेंट्रल लेवल पर ले जाया गया और प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। उसके साथ में केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन यानी डायरकी एट द सेंटर लाया गया। इसे कहते हैं रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट लागू किए गए, बट ऐसा कभी प्रणाली लागू नहीं हो पाई थी, ठीक है, कि कुछ गवर्नर जनरल कुछ भारतीय मंत्रियों के, क्योंकि इतना ज़्यादा क्वेस हो गया था कुछ सालों बाद में कि चीज़ें सही से लागू नहीं हो पाई। फिर आता फेडरल कोर्ट, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन में, फेडरल कोर्ट की ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 1937 में इसकी स्थापना की गई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले सर्वोच्च न्यायिक संस्था हुआ करती थी आपकी फेडरल कोर्ट। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि फेडरल कोर्ट किस अधिनियम से तो बन जाएगा आपका 1935 के, बट कब हुई स्थापना? तो 1937 में। इसने स्थान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो स्थान लिया वो इसी ने लिया, ठीक है। फिर आता है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, आपके बनाए जाते हैं नए प्रांत। सिंध और उड़ीसा, सिंध को अलग किया जाता है बॉम्बे से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सिंध को कहाँ से? बॉम्बे से। उड़ीसा को बिहार से। और बर्मा को भारत से अलग करके 1937 से प्रभावी बनाया जाता है, यानी कि जो बर्मा पहले था वो हमारे भारत का हिस्सा था, पर 1935 के जब बाद में भारत शासन अधिनियम के बाद में 1937 से उसे अलग कर दिया गया है। तो सिंधु को बॉम्बे से अलग किया गया, उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया। फिर आता है एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, यानी विधायिकाओं का विस्तार किया गया। केंद्र और प्रांतीय विधानसभाओं में चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। बाई कैमरल व्यवस्था थी फेडरल असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट में, यानी संख्या का बढ़ाने का प्रयास किया गया। फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन होता है, कुछ हद तक बढ़ाया गया। 10% भारतीय वयस्क आबादी को वोट देने का अधिकार मिला। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी, सभी को नहीं था, बट कुछ लोगों को अधिकार दिए गए। अगला आपका 3-फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर आता है, यानी शक्तियों का 3 सूचियों में बांटा गया, जहां से हम लोगों ने इस चीज़ को लिया अपने, यानी फेडरल, प्रोविंस एंड कॉन्करेंट लिस्ट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इतनी पता होनी चाहिए कि आपको दोबारा रिवाइज करा देते हैं एक बार। पहला फेडरल स्कीम, प्रोविंशियल ऑटोनोमी, डायरकी एट द सेंटर, फेडरल कोड, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर, फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन एंड द 3-फोल्ड डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि संघीय सूची की प्रणाली केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों के अधिकार क्षेत्र में आती है। देखा आपने, क्वेश्चंस ज़्यादा डीपली नहीं आएगा, बट मैंने आपको इसलिए बता दी, कभी कभी ऑप्शन दे देता है कि ये चीज़ें आई थी नहीं। जैसे 1909 में हम लोग जानते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आया, पर 1919 में सिखों के लिए भी दिया गया। रीज़न क्या था? धीरे धीरे वो एक्सपेंस कर रहे थे इन द, जैसे कहते हैं ना, तोड़ो नहीं थी, मतलब भारत के अंदर ही इतना टूट फूट डाल दिया कि आपस में आप लोग ना मिले। तो ये चीज़ें आपसे सीक्वेंस में पूछी जाती हैं कि कौन सा एक्ट में क्या क्या आया, उसको फिर सीक्वेंस में आप लगाओ। एक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पूछेगा किस किस सीक्वेंस में चीज़ें आई थी, जो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड इंड लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तानी पीएम? किस वर्ष प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर का दौरा किया और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए? 2003, 1999, 1998, 2001। तो 1999 में इसमें साइन किया था। अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर पाकिस्तान इन फरवरी 1999। लाहौर डिक्लेरेशन में इन्होंने साइन करते हैं। नवाज शरीफ उसमें थे, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे। तो इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशन एंड प्रमोट पीस के लिए इन्होंने साइन किए थे। तो आज के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन में देखा, एक्सप्लेनेशन भी देखा। तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, पॉलिटिकल मंत्रा को, जिसमें आपको सारी पीडीएफ्स वगैरह अवेलेबल हो जाती हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपनी तैयारी इसी तरह करते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।